हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपका स्वागत है। इसमें हम ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए सिलेक्शन हासिल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि हमारे रक्त में लवण को संतुलित करके रखता है। तो ये है हमारा एड्रेनलिन। क्या है? एड्रेनलिन है जो कि हमारे शरीर में लवण को संतुलन बना के रखता है। एड्रेनलिन एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है। सब्जी और फलों के छिकलों और बची हुई खाद्य सामग्री को आभस्ट कर होने पर लगभग कितना समय लगता है। तो जो सब्जियां होती हैं, फल के छिकले होते हैं, इन सब सब्जियों को या फिर जो सामग्री होती हैं इनको अपशिष्ट मतलब विघटित होने में कितना समय लगता है। तो 1 से 2 हफ्तों का समय लगता है, जल्दी विघटित हो जाते हैं। पौधे द्वारा जल को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है। तो पौधे पहले जल ग्रहण करते हैं और उनको बाहर निकालते हैं। तो किस विधि के द्वारा निकालते हैं? तो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा इसको निकाला जाता है। अपशिष्ट जल उपचार में बार स्किन की मदद से इसे हटाते हैं। तो ऐसा अपशिष्ट जल को उपचार करना है तो स्क्रीन की मदद से उसे हटाया जाता है, बार स्किन के द्वारा हटाया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसमें प्लास्टिक के डिब्बे और लकड़ी के पैकेट को उससे हटाया जाता है। जब भी हम अपशिष्ट पदार्थों को अच्छे से मतलब क्या करते हैं, साफ करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो बार स्क्रीनिंग की मदद से हम क्या हटाते हैं? तो प्लास्टिक के डिब्बे, लकड़ी के पैकेट वगैरह हटाए जाते हैं। जल से विद्युत धारा को प्रभावित करने पर जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाती है। यह किसका उदाहरण है? तो जब भी हम जल से विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं तो जल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित होती है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। क्या कहा जाता है? इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। जब भी हम कोई विलयन लेते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं और उसमें धारा प्रवाह करते हैं तो इसमें कुछ बुलबुले भी बनते हैं। ये भी हमारा विद्युत धारा रासायनिक प्रभाव ही कहलाता है। एक सैटेलाइट द्वारा परिपात्र कक्षा में घूमने के लिए लगने वाला अभिकेंद्रीय बल किसके द्वारा किया जाता है? जो अभिकेंद्रीय बल है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? तो हमारी कोई भी सैटेलाइट बाहर घूम रही है, अपनी कक्षा में गोल गोल चक्कर लगा रही है, तो वह अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त कर रही है? तो एक गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा अपनी अभिकेंद्रीय बल को प्राप्त कर रही है। अंतर्जलीय भूकंप शक्तिशाली तरंगें उत्पादित कर सकते हैं जो उच्च वेग पर यात्रा करती हैं। वह कौन सी तरंगें होती हैं? तो हमारे जल के अंदर जो तरंगें होती हैं भूकंप की, वो तरंगें उत्पन्न होती हैं और इसमें एक उच्च वेग से यात्रा करती हैं। तो इन तरंगों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सुनामी। क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन अधिक से अधिक कैलोरी मान देता है? तो ऐसा कौन सा ईंधन है जो कि बहुत ज्यादा कैलोरी मान देता है? तो ये होती है हमारी LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। विद्या टैंक को बाएं से दाएं ओर की ढकेलती है तो घर्षण का बल डिब्बे पर कार्य कर रहा है। तो कोई एक टैंक है, उसको जो हमारी विद्या नाम की एक लड़की है वो ढकेल रही है। कहाँ से? बाएं से दाएं की ओर लेके जा रही है। तो जो घर्षण बल है वो डिब्बे की किस साइड से काम करता है? तो हमेशा बल के अपोजिट में लगता है घर्षण बल। तो ये कहाँ से लगेगा? दाएं से बाएं लगेगा, दाएं से बाएं की ओर घर्षण लगेगा। राजस्थान में स्थित पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो राजस्थान में स्थित जो पक्षी अभ्यारण्य है उसका नाम है भरतपुर। चौलाई और घास किसके उदाहरण है? तो चौलाई और घास जो हैं वो खरपतवार के उदाहरण हैं। जो खरपतवार पौधे होते हैं उनके उदाहरण कौन है? चौलाई और घास। युद्ध टैंक कैटरपिलर ट्रैक पर चलते हैं जो पहिए पर चैन की तरह कवर लिए और चौड़े होते हैं। इसकी वजह क्या होती है? जो हमारे युद्ध टैंक होते हैं उनके जो कैटरपिलर टैंक पर चलते हैं और इसमें क्या होते हैं, पहिए पर एक चैन लगी होती है, मतलब चैन से उसको कवर कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जमीन के साथ संपर्क के क्षेत्र में वृद्धि हो और वो मतलब जैसे रेत वगैरह में भी युद्ध टैंक चल सकते हैं। तो रेत में तो कोई भी नॉर्मल वाहन होता है तो वो क्या है, जमीन में धंस जाता है और ज़्यादा पेट्रोल वगैरह उसमें लगेगा, ईंधन ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए उनके जो टायर होते हैं उनको क्या करते हैं, एक पट्टी से ढक दिया जाता है जिससे कि जमीन के साथ संपर्क क्षेत्र में वृद्धि हो जाए। भोजन महीनों तक खराब नहीं होता यदि
उसे इस ताप पर संग्रहित किया जाता है। तो कोई भी भोजन है वो कई महीनों तक खराब नहीं होगा यदि हमने उसको एक स्टैंडर्ड टाइप जब ताप होता है उस पर रख दिया। तो वो कौन सा ताप होता है? तो 18 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस पर यदि हमने कोई खाना रखा है तो वो महीनों तक खराब नहीं होगा। तो -18 डिग्री सेल्सियस पर। निम्नलिखित में से जहरीली गैसों में से एक हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल सकती है और हमें मृत्यु का कारण बना सकती है। तो ऐसी कौन सी गैस है? तो ये है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनो जो ऑक्साइड है वो हमारे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन से भी ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करती है और मतलब जुड़ जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर इसके बराबर होता है। जो हमारा जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है और एक होता है हमारा सेल्सियस पैमाना। तो ये सेल्सियस पैमाने पर जो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है किस पर है? फ़ारेनहाइट पर। तो वो हमारा सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? तो सेल्सियस पैमाने पर होगा 37.8 डिग्री। कितना होगा? 37.8 डिग्री। पेशी कोशिकाओं में आबाशवीय श्वसन के परिणाम से कौन सा संचयन होता है? तो हमारी जो पेशियां होती हैं, पेशी कोशिकाएं होती हैं, उनमें आबायवीय श्वसन भी होता है। मतलब एक वायवीय श्वसन होता है, एक आबायवीय श्वसन होता है। तो आबायवीय श्वसन के परिणाम के स्वरूप क्या बनता है? तो उसमें जब आबायवीय श्वसन होता है तब बनता है हमारा लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड, जो कि हमारे जो हड्डियां वगैरह होती हैं, जो जॉइंट वगैरह होते हैं, उसमें इकट्ठा हो जाता है। तो हमें क्या वीकनेस वगैरह लगती है, थकान होने लगती है। तो लैक्टिक एसिड बनता है किसके द्वारा? आबायवीय श्वसन के द्वारा। रेशम के उत्पादन में अग्रज देश कौन सा है? तो रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो रेशम का सबसे पहले उत्पादन किया था चीन ने और अभी भी वर्तमान में कौन करता है? चीन करता है। रेशम जो मार्ग है वो किसने किया था? तो वो हमारे कनिष्क ने किया था, है ना, जो कि कुषाण वंश का शासक था। वर्षावन अक्सर इस तरह से वर्णित किए जाते हैं। जो वर्षावन होते हैं वो कैसे होते हैं? जब वो वहाँ पे आवास जंगल होता है, जो हमारे लिविंग जंगल्स पाए जाते हैं वर्षा वन में, क्योंकि जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, मतलब ये हमें कहाँ पे मिलेंगे? विषुवत रेखा के आसपास मिलेंगे। इसमें क्या होता है? विषुवत रेखा के आसपास टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि सूरज मतलब मोस्टली टाइम वहाँ पे आसपास ही घूमता रहता है ना। तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहाँ का वायुमंडल ऊपर उठ जाएगा, हवाएं मतलब जो गैसें होती हैं वो गर्म होंगी और ऊपर उठ जाएंगी। तो उस जो खाली स्पेस बचेगा गैसों का, उसको भरने के लिए अलग अलग ध्रुवों से हवाएं आती हैं। वो हवा एक दूसरे टकराती हैं और जो भीषण बारिश होती है, तो हमेशा जो ध्रुव होता है, मतलब जो हमारी विषुवत रेखा होती है, इसमें ज़्यादातर बारिश होती है। तो जितने भी घने वन वगैरह पाए जाते हैं, वर्षा वन पाए जाते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। जैसे कि अमेज़न का बहुत घना जंगल हुआ, तो ये भी हमारे कहाँ पे? विषुवत रेखा के आसपास ही है। तो जो हमारे वर्षा वन होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं? आवास जंगल होते हैं। भारी वर्षा और पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि हो जाती है। तो अब देखो, एक जंगल हमारा पूरा खेत है, उसमें जो हमने मृदा है वो कैसी है? उपजाऊ है, क्योंकि जो ऊपर थे वो ह्यूमस वगैरह आ जाते हैं, पत्तियां वगैरह टूट जाती हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़े टूट जाते हैं, तो ह्यूमस बन जाता है, तो वो उपजाऊ हो गई। लेकिन बहुत तेज बारिश हुई तो वो पूरी ऊपर की बह गई, सारी लेयर साफ। तो ये अपर्दन मृदा चली गई। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मृदा का अपर्दन। जब हम टेलीविजन की आवाज़ तेज करते हैं तो हमें इससे क्या बढ़ा रहे हैं? तो हम किसी भी टेलीविजन की आवाज़ बढ़ा रहे हैं तो हम उसमें बढ़ा क्या रहे हैं? तो हम उसका क्या बढ़ा रहे हैं? आयाम या फिर एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं। जब दर्पण की जैसे अधिक चमकदार सतह पर प्रकाश आपतित होता है तब क्या होगा? तो दर्पण की जैसे किसी भी परत पर यदि प्रकाश आपतित होता है तो वो परावर्तित भी होगा, तो नियमित परावर्तन भी उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों में से सही कथन को पहचानना है, इनमें से कौन सा सही है? एक चलती हुई बस के संदर्भ में एक दूरी समय ग्राफ हमें क्या ज्ञात मतलब कैसी जानकारी दे सकता है? तो एक हमारी बस चल रही है तो उसमें दूरी और समय का जो ग्राफ है वो हमें क्या बता? ग्राफ ही नहीं बताया। तो एक किसी तात्कालिक समय में बस द्वारा तय की गई दूरी क्या बताती है हमें? वो ग्राफ जानकारी देता है कि एक तात्कालिक समय में बस के द्वारा कितनी दूरी चली गई है, ये हमें बताती है। दही में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? तो दही में उपस्थित अम्ल है हमारा लैक्टिक अम्ल, जिसको हमारे बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है।
सामान्य ताप पर एक धातु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। जब उसे जल में गिराया जाता है तो वह अपनी सतह के ऊपर ऊष्मा स्वान के साथ त्वरित गति करता है। वह कौन सी धातु है? तो जल के साथ क्रिया करने वाली कौन सी धातु है? ये है हमारी सोडियम। ये इतनी मुलायम होती है कि हम इसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं, लेकिन ये पानी से, ऑक्सीजन से इतनी ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करता है कि हमें इसको किस में रखना पड़ता है? केरोसिन में रखना पड़ता है, या मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है। कोयला गैस किसका निर्माण करती है? तो जो हमारा कोयला गैस होती है, इससे हमें कोल तार भी मिल रहा था ना, जो कि हमारे प्लास्टिक वगैरह, पेंट वगैरह बनाने में यूज हो रहा था। तो जो कोयला गैस होती है वो किसका मिश्रण होती है? तो देखो, कभी भी कुछ जलता है तो मीथेन तो उसमें निकलती है, मीथेन निकलेगी, उसमें हाइड्रोजन निकलेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। तो हमारे जो कोयला गैस होती हैं उसमें क्या क्या होती है? मीथेन होती है, हाइड्रोजन होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं। चलिए हम इन साइंस के क्वेश्चंस को करते हैं फिर से रिवाइज, और फिर हम आगे पढ़ेंगे हिंदी। इससे पहले हम अपने को रिवाइज कर लें। देखो, पहला क्वेश्चन क्या था कि हमारे जो रक्त है उसमें लवण का संतुलन बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो हार्मोन से होता है हमारा एडेनिलिन, जो कि एडिनल ग्लैंड से निकलता है। पौधे, सब्जियां, फलों के छिलके होते हैं और जो खाद्य सामग्री होती है उनको अपशिष्ट होने में कितना समय लगता है? तो 1 से 2 हफ्ते का समय उनमें लगता है। जब पौधे जल को बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब पौधे खुद लेंगे तो अपशोषण हो गया, लेकिन बाहर निकालेंगे तो क्या कर रहे हैं? वो बाष्पोत्सर्जन कर रहे हैं। अपशिष्ट जल के उपचार के में जब हम बार स्क्रीनिंग करते हैं तो हम कर क्या रहे हैं? तो बार स्क्रीनिंग में क्या किया जाता है? लकड़ी के डब्बे, प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक पैकेट वगैरह हम उनसे अलग कर रहे होते हैं। जल में विद्युत धारा को प्रभावित करने पर जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। जो जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। एक सैटेलाइट पर परिपात्र कक्षा में घूम रहा है तो उसके लिए अभिकेंद्रीय बल कौन सा लगता है, या फिर कौन अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य करता है? तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण। अंतर्जलीय भूकंपीय शक्तिशाली तरंग उत्पादन करता है। हम पूरी जल के अंदर एक भूकंपीय शक्तिशाली तरंगें हैं जो कि उच्च वेग से गति कर रही हैं। इन तरंगों को क्या कहा जाता है? इन तरंगों को कहा जाता है सुनामी। जब हम ईंधन को अधिक से अधिक कैलोरी मानते हैं, तो ऐसी कौन सा ईंधन होता है जिससे हमें अधिक कैलोरी मान प्राप्त होता है? तो ये होती है एलपीजी, और ये कम अपशिष्ट छोड़ती है, अपशिष्ट वगैरह नहीं निकलते। यदि विद्या टैंक को बाएं से दाएं की ओर धक्का दे रही है तो घर्षण कहाँ किस साइड लग रहा होगा? तो घर्षण हमेशा बल के अपोजिट में लगता है, तो घर्षण लगेगा दाएं से बाईं ओर। राजस्थान में जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कौन सा है? तो वो है हमारा भरतपुर केवलादेव, जो कि भरतपुर में स्थित है। चोलाई और घास क्या है? तो चोलाई और जो घास है वो सब खरपतवार हैं। युद्ध टैंक होता है वह कैटरपिलर के टैंक पर चलते हैं और इसके जो पहिए होते हैं उन पर एक चेन से कवर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो जमीन है उसके साथ तो जो संपर्क क्षेत्र है वाहन का वो बढ़ जाए। भोजन महीनों तक खराब नहीं होगा यदि हम उसको -18 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे। तो यदि हम भोजन को -18 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो भोजन महीनों तक खराब नहीं होगा। यदि जलीय गैस से ऐसी कौन सी गैस है जो कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर लेती है और हमें मार भी सकती है, मतलब हमारी मृत्यु का कारण बन जाएगी? तो वो है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारे हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बोक्सी मोनो हीमोग्लोबिन बनाता है और हमारी मृत्यु का कारण बनता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हम उसको सेल्सियस पैमाने पर कैसे देखेंगे? तो हमारा जो फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेल्सियस है तो हमारा जो सेल्सियस पैमाना है उसमें होगा 37.8 डिग्री सेल्सियस। पेशी कोशिकाओं में आवासवीय श्वसन के द्वारा क्या बनता है? तो आवासवीय श्वसन के द्वारा हमारी कोशिकाओं में बनता है लैक्टिक एसिड। रेशम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है चीन। वर्षा वन अक्सर किस नाम से वर्णित होते हैं? जो हमारे वर्षा वन होते हैं वो ज्यादातर आवासीय वन होते हैं। भारी वर्षा और पवन के कारण जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो बह जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मृदा का अपरदन। जब हम अपनी टीवी की आवाज बढ़ा रहे होते हैं तो हम बढ़ा क्या रहे हैं? तो हम उसका आयाम बढ़ा रहे हैं। जब एक दर्पण या दर्पण के समान कोई चमकदार वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो वह उसी डायरेक्शन में तुरंत ही चला भी जाएगा, तो नियमित परावर्तन भी होता है। अब हमें बताना है, कुछ ऑप्शन दिए हैं तो ये क्या बता रहा है ना, एक चलती हुई बस है उसके संदर्भ में जो दूरी और समय का ग्राफ है वो क्या बता रहा है? तो दूरी और समय का ग्राफ हमेशा बता रहा होगा कि जो हमारी बस है वह तात्कालिक समय में कितनी दूरी तय कर रही है। दही में उपस्थित अम्ल कौन सा है? तो दही में उपस्थित जो अम्ल है वो है लैक्टिक एसिड।
ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड हमारे नींबू नहीं, इमली और अंगूर में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में पाया जाता है, HCl। अब आता है ऐसा कौन सी धातु है जो कि जल के साथ तीव्र गति से क्रिया करती है और जैसे उसमें जल में गिराया जाता है ऊपर सतह पर आकर वो जलने लगती है, तो उसे क्या कहा जाता है? सोडियम कहा जाता है। ये इतनी मुलायम होती है कि भैया चाकू से भी काटा जा सकता है। कोयला गैस से हमें किसका मिश्रण प्राप्त होता है? जब हम कोयले को जलाएंगे तो हमें मीथेन मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। अब आता है हमारा हिंदी। पहला क्वेश्चन क्या है? तत्व में उपसर्ग कौन सा है? तो तत्व में उपसर्ग है हमारा तत् उपसर्ग। क्या है? तत् उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं जो कि हमारे किसी भी शब्द के आगे जोड़े जाते हैं, तो तत् उपसर्ग से बना है तत्व। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो किसी भी सीमित क्षेत्र में भाषा बोली जा रही है तो उसे कहा जाता है नॉर्मल बोली। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पर बघेली बोली जाती है, ऊपर तुम्हारी ब्रज भाषा वगैरह बोली जाती है, यहाँ पर बुंदेलखंड में बुंदेली बोली जाती है, पूरे मालवा में मालवी बोली जाती है, निमाड़ क्षेत्र में चले जाए तो निमाड़ी बोली जाती है। इतनी अलग अलग भाषाएं हैं, तो ये बोली वहाँ होती हैं जो कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं। जैसे आप बुंदेलखंड से हैं तो बुंदेलखंड के लोगों को मालवी भाषा उतनी समझ में नहीं आती, मालवी भाषाओं को बुंदेलखंडी समझ में नहीं आती है, फिर समझ में आती है लेकिन थोड़ी अजीब लगती है। तो इतना मतलब एक ही राज्य में रहने के बाद भी इतना डिफरेंस है। तो ये कौन होती है? सीमित क्षेत्र में होती हैं बोलियां। अधजल गगरी झलकत जाए, इसमें लोकोक्तियों का सही अर्थ बताना है। तो ये क्या है? लोकोक्ति है जो कि एक मतलब पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती है। लोकोक्ति मतलब लोगों में बोलते बोलते इसका प्रचलन हुआ है। अधजल गगरी झलकत जाए, इसमें क्या है? कम ज्ञान वाला स्वयं को अधिक दिखाने का प्रयास करता है। जो कम ज्ञानी व्यक्ति होता है वो हमेशा खुद को बड़ा दिखाने का प्रयास करता है या फिर अधिक समझदार दिखाने की कोशिश करता है। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया, इसमें कौन से वाक्य या पदबंध है? इसमें कौन सा वाक्य दिया गया है? तो राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया, इसमें है हमारा संज्ञा पदबंध। किसने? राम ने। किसको? तो रावण को। तो इसमें क्या दिखा रहा है? हमारा संज्ञा पदबंध दिख रहा है। निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक वाक्य चुनिए। तो विस्मयादि बोधक वाक्य कौन सा होगा? हाय, अरे वाह, ऐसे वाले कुछ आएंगे क्वेश्चन है। तो अरे यह पत्र मोहन ने लिखा है, अरे यह पत्र तो मोहन ने लिखा है, ये क्या है? हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य है। गायन का संधि विकसित करना है, तो गायन का क्या होगा? गे प्लस अन, तो हो जाएगा गायन। 14 वर्ष की डैश समाप्ति होने पर श्री राम अयोध्या लौटे, इस स्थान पर हमें सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो 14 वर्ष की अवधि मतलब हमारी छोटी ई की मात्रा आएगी, तो हो जाएगा अवधि समाप्त होने पर श्री राम अयोध्या लौटे। आंखों पर ठिकरी रखना, ये इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखों पर ठिकरी रखना का अर्थ है बेशरम बन जाना। क्या है? बेशरम बन जाना। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? तो जंगल में लगने वाली आग जो कहलाती है वो उसे कहा जाता है दावानल, और जो हमारे पेट में भूख से लगती है उसे कहा जाता है जठराग्नि। क्या कहा जाता है? जठराग्नि कहा जाता है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावानल कहा जाता है। किसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं? तो हमें अपने भावों का आदान प्रदान करना है तो वो उसके लिए होता है भाषा। भाषा जिम्मेदार होती है कि हम एक दूसरे को समझा सकें कि हम समझ क्या रहे हैं, भाव क्या हैं, विचार क्या हैं। अपने विचारों को समझाना है, लेकिन हम बोल रहे हैं तेलुगु में, आप सुन रहे हो तमिल में, कहाँ से समझ में आएगी? तो उसके लिए क्या जरूरी होती है? भाषा। अज्ञ का विपरीत अर्थ क्या होगा? तो अज्ञ का होता है विपरीत में अर्थ होगा विज्ञ। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद बताइए। यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता। यदि वह परिश्रम करता तो क्या हो जाता? सफल हो जाता। मतलब हम संकेत दे रहे हैं तो संकेतवाचक भेद इसमें दिया गया है। जो कहा ना गया हो, इसमें एक शब्द क्या है? जो कहा ना गया हो आकथित, आकथित कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ऐसा कौन सा वचन है जो कि हमेशा बहुवचन में रहता है? तो ये हमारी प्राण होते हैं, हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। निम्नलिखित मुहावरे में से कौन सा अर्थ एक बार धोखा खाने पर सावधान हो जाना होता है? ऐसा कौन से मुहावरा है जिसका अर्थ होता है एक बार धोखा खा जाने के बाद सावधान हो जाना? तो इसका अर्थ होता है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है।
डाड़ी के चोर मतलब डाड़ी के चोर में तिनका ही तो होगा, मतलब पकड़ा जाता है लोग, है ना। नदी में रहना कर मगरमच्छ से बैर नहीं करते, मतलब जैसे मध्य प्रदेश में रहकर शिवराज सिंह चौहान के बारे में आप बुरा नहीं बोल सकते। तो ये क्या है भैया, जिसके साथ रहना है उसके साथ बैर नहीं करना चाहिए। ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं बनेगी, ना ही राधा नाचेगी। गांठ का अर्थ क्या होता है? तो गांठ का अर्थ होता है गिरह। क्या होता है? गिरह। गांठ का अर्थ होता है गिरह। ऐसा कौन सा शब्द है जो कि प्रगति का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रगति का पर्यायवाची उत्कर्ष होता है, अभ्युदय होता है, उत्थान होता है, लेकिन उल्लास नहीं होता। उल्लास हर्ष वगैरह का होता है। चश्मा शब्द का शब्द क्या है? तो चश्मा का कौन सा शब्द है? चश्मा हमारा होता है, चश्मा हम पहनते हैं, तो ये हमारा पुल्लिंग है। किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? मतलब हमने आपको एक पत्र भेजा, आपने हमें कोई उत्तर नहीं भेजा, तो हम दूसरा पत्र लिखेंगे, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि भैया हमने वो वाला पत्र भेजा था ना, उसको पढ़ो और हमें आंसर भेजो। तो उसको याद दिलाने के लिए जो लिखा गया पत्र होता है वो कहलाता है कौन सा? अनुस्मारक पत्र। अनुस्मारक पत्र उसको कहा जाता है। अग्रह में उपसर्ग बताना है, तो अग्रह में उपसर्ग कौन सा होगा? तो अग्र प्लस ग्रह, तो अग्रह, अग्र उपसर्ग इसमें होगा। पवित्र का संधि विक्षित क्या होगा? तो प प्लस इत्र हो जाएगा पवित्र। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी किसकी है? हमें शुद्ध बतानी है। दुख, तो इसमें विसर्ग लगेंगे तभी हमारा ये सही होता है ना। गवार सही है भैया, गवार सही है। सेवक का पर्यायवाची बताना है, तो सेवक का पर्यायवाची क्या होता है? इसका होता है भृत्य। क्या होता है? सेवक का पर्यायवाची होता है भृत्य। रोमन निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि है? तो जो रोमन है वो किसकी भाषा है? अंग्रेजी भाषा की लिपि है। हम रोमन कैसे लिखते हैं? अंग्रेजी को कैसे लिखते हैं? कई बार रोमन में लिखते हैं ना, तो रोमन भाषा की लिपि है। किस शब्द में स्व उपसर्ग नहीं है? तो किसमें स्व उपसर्ग नहीं लगाया गया है? तो किसके आगे नहीं लगा है? तो स्व प्लस गत। स्वागत में नहीं लगा है, स्वावलंबी में लगा है, स्वतंत्र में लगा है, स्वचलित में लगा है, लेकिन स्वागत में नहीं है। चलिए हम इस हिंदी को करते हैं फिर से रिवाइज। पहला क्वेश्चन क्या था हमारी हिंदी का? ये था तत्व में कौन सा उपसर्ग है? तो तत्व में है हमारा तत् उपसर्ग। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बोली। अधजल गगरी झलकत जाए का अर्थ क्या होता है? जो कम ज्ञानी व्यक्ति होता है वह स्वयं को बड़ा दिखाने का प्रयास करता है। राम ने लंका के राजा रावण को मार दिया, इसमें कौन से वाक्य पदबंध का प्रयोग किया गया है? तो इसमें पदबंध है हमारा संज्ञा पदबंध। निम्नलिखित में विस्मयादि बोधक वाक्य बताने हैं, मतलब अरे वाह ऐसे कुछ शब्द आते हैं उसमें विस्मयादि बोधक का पता चलता है। तो अरे यह पत्र तो मोहन ने लिखा है, तो इसमें क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य है। गायन की संधि विक्षेप क्या होगी? गौ प्लस अंत, तो इसमें हो जाएगा गायन। 14 वर्ष की अवधि के बाद राम अयोध्या लौट आए, इसमें अवधि हम कैसे लिखेंगे? तो इसमें छोटी ई की मात्रा होती है, अव प्लस धी, अवधि। लोग मतलब आंखों की ठिकरी रखना क्या कहलाता है? इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखों से बेशरम हो जाना। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावानल कहा जाता है। जिसके द्वारा हम अपने भाव एवं विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? हमने भाषाओं का या भाव का विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं उसे कहा जाता है भाषा। अज्ञ का विपरीत अर्थ क्या होता है? तो अज्ञ का होता है विज्ञ। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताने हैं। यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता, तो इसमें हमें क्या दिखाना है? उसका संकेत वाचक है, हमें संकेत दे रहे हैं कि यदि वो पढ़ता या फिर परिश्रम करता तो पास हो जाता है, सफल हो जाता। जो कहा ना गया हो उसे क्या कहा जाता है? जो कहा ना गया हो उसे कहा जाता है आकथनीय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो हमारे जो प्राण होते हैं वो हमेशा बहुवचन होते हैं। निम्नलिखित मुहावरे में से कौन सा अर्थ है? एक बार धोखा खाने पर सावधान रहने का अर्थ देता है। तो एक बार धोखा खाना मतलब दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। गांठ का अर्थ क्या होता है? तो गांठ का अर्थ होता है हमारा गिरह। क्या होता है? गिरह। गिरह लग गए तो गांठ पड़ गई हमारी जिंदगी में, तो गिरह या फिर गांठ। प्रगति का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो पर्यायवाची प्रगति के होते हैं उत्कर्ष, अभ्युदय और उत्थान, लेकिन कौन सा नहीं होता? तो उल्लास नहीं होता। चश्मा कौन सा शब्द है? तो चश्मा एक पुल्लिंग शब्द है।
किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला जो दूसरा पत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अनुस्मारक पत्र। अग्र में कौन सा उपसर्ग लगेगा? तो इसमें लगेगा अग्र उपसर्ग। पवित्र का संधि विक्षेप क्या होगा? तो प प्लस इत्र होता है तो बन जाता है पवित्र। मतलब शुद्ध वर्तनी बतानी है, इसमें कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो ये हो जाएगी गवार। सेवक का पर्यायवाची क्या होता है? तो सेवक का पर्यायवाची होता है भृत्य। रोमन निम्नलिखित में किस भाषा की लिपि है? तो जो इंग्लिश भाषा होती है, अंग्रेजी होती है, वो हम रोमन भाषा में लिखते हैं। किसमें स्वागत उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो हमारा है स्व प्लस गत, तो इस स्वागत में नहीं किया गया है। अब आते हैं हमारा कंप्यूटर से पहले हम देख लेते हैं जीके का पहला क्वेश्चन कौन सा है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो हमारा सरदार सरोवर बांध है वो बनाया गया है नर्मदा नदी पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी इसी के ऊपर स्थापित की गई है। तो जो नर्मदा बांध है, यह नर्मदा पर कौन सा बांध बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। किस देश ने एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2016 जीती थी? मतलब 2021-22 में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं तो प्लीज उनको याद रखिएगा, इसको हम छोड़ देंगे। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो इसरो है वो क्या करता है? सैटेलाइट लॉन्च करता है। स्पेस मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इसरो क्या करता है? सैटेलाइट को लॉन्च करता है। फिर आता है NSE, ये हमारी क्या करती है? इक्विटी डेरिवेटिव्स होते हैं। तो हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं शायद, है ना। तो NSE क्या काम करता है? इक्विटी डेरिवेटिव्स का काम करता है, तो ये भी सही है। RBI क्या करता है? तो हमारी जो विदेशी मुद्रा होती हैं उनका अभिरक्षण करता है। तो जो RBI है वो क्या करती है? विदेशी मुद्रा का अभिरक्षण करती है। RBI का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। किसने की थी? ब्रिटिश राज द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास हैं, जो कि शायद 25वीं हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, PFRDA, ये लाइफ इंश्योरेंस देती है, तो ये गलत है। जो हमारी PFRDA है वो हमारी लाइफ इंश्योरेंस नहीं देती। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पेंशन फंड एंड रेगुलेशंस डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पेंशन का फंड रिलीज करती है, रेगुलेशन करती है, डेवलपमेंट करती है, अथॉरिटी है उसकी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2003 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष हैं सुप्रीतिम, जो हमारे आखिरी अंतिम विश होती है। तो हमारे रिटायरमेंट का हमें क्या मिलती है? पेंशन मिलती है, तो अंतिम तक मिलती है। तो सुप्रीतिम उपाध्याय इसके CEO हैं। नेक्स्ट आता है हमारे, निम्नलिखित शहरों में से किससे भारत का सुनियोजित शहर कहा जाता है? तो भारत का सुनियोजित शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है। कौन सा है? चंडीगढ़ है। इसमें रॉक गार्डन कहाँ पर है? वो भी चंडीगढ़ में स्थित है, नेकचंद्र द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में नहीं है? तो मध्य प्रदेश में कौन सा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम नहीं है? तो बारामती स्टेडियम नहीं है। ये कहाँ पर है? कटक में स्थित है, उड़ीसा, है ना। और मध्य प्रदेश के इंदौर में होलकर है, ग्वालियर में रूप सिंह है और नेहरू स्टेडियम आप बताइए कहाँ पर है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत किसी विशेष स्वायत्तता प्राप्त थी? मतलब है नहीं थी। 370 को किसके लिए बनाया गया था? तो 370 बनाया गया था जम्मू कश्मीर के लिए। भारत में हम कोरल रीफ कहाँ पाएंगे? तो कोरल रीफ कहाँ मिलती है? हमें मिलती है समुद्र में। समुद्र कहाँ पर है? हमारे जो ऑप्शन दिए हैं इसके मदुरई में भी है, लेकिन रामेश्वरम में हमें देखने को मिलती है कोरल रीफ। पंबन द्वीप भी कहाँ मिलता है? रामेश्वरम के में मिलता है। डैश को भारत के ऑर्किडिक राज्य के नाम से जाना जाता है। तो ऑर्किड के जो फ्लावर्स होते हैं, ऑर्किड कहाँ पे मिलते हैं? तो ऑर्किड के जो फ्लावर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा मिलते हैं हमें अरुणाचल प्रदेश में। इसलिए इसको भी क्या कहा जाता है? ऑर्किड का राज्य कहा जाता है, या फिर सूर्योदय का राज्य भी मध्य प्रदेश मतलब पूरे भारत में कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। जॉर्ज कैसल डैश राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो जॉर्ज कैसल है क्या? महल है ये, और ये हमारे माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जो कि कहाँ पे है? शिवपुरी में है। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो चार मीनार का निर्माण 1591 में किया गया था। 1591 में बनाया गया था चार मीनार। निम्नलिखित में से
किस देश ने 2016 में रियो ओलंपिक में सबसे पदक जीते थे? तो सबसे ज्यादा ओलंपिक पदक जीतने वाला था हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका 2016 में। उसके बाद ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो अभी जो लास्ट ईयर हुए थे 21 में, ये टोक्यो ओलंपिक हुए थे, टोक्यो में। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विद्यालय कहाँ पर है? तो रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है हमारा गोवा। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। कर्नाटक का डैश शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली कौन सी होती है? जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं। तो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा कंप्यूटर वगैरह कहाँ पे है, या फिर मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क कहाँ पे होता है? ये बेंगलुरु में होता है, इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इकबाल पुरस्कार डैश में रचनात्मक लेखा का सम्मान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तो जो इकबाल पुरस्कार है वो उर्दू में यदि किसी ने रचना की है तो उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। डैश नाखून कला और नाखून पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं और पेटेंट करवाया है इन्हें। तो नाखून कला और नाखून पेंटिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये है हमारे वाजिद खान। इन्होंने ये नाखून पेंटिंग की कला को भी पेटेंट कराया है। मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं? तो सबसे कम मेले लगते हैं हमारे होशंगाबाद में। सबसे ज्यादा कहाँ लगते हैं? तो सबसे ज्यादा लगते हैं हमारी महाकाल की नगरी उज्जैन में। भारत में डैश के नाम पर कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। तो राजीव गांधी हवाई अड्डा है, महात्मा गांधी हवाई अड्डा कोई भी अभी तक वर्तमान में नहीं है। सुभाष चंद्र बोस भी है और वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा भी स्थित है। डैश को भारत में फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं हमारे मिल्खा सिंह। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन थी? तो पहली मुक्केबाज थी हमारी मैरी कॉम। और किसमें था ये? एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक मुक्केबाजी में कौन लेकर आई थी? मैरी कॉम। प्रसिद्ध बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है हमारे कर्नाटक में, और इंदिरा भी कर्नाटक में ही है। डैश को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है अब APJ अब्दुल कलाम आजाद को। अब्दुल कलाम आजाद को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। स्पेस के जाने जाते हैं सर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के लिए, अंतरिक्ष के पिता भारत में। श्री हरमंदिर साहिब जिससे डैश के नाम से जाना जाता है, सिख धर्म का सबसे पवित्र गुरुद्वारा है। तो इसे कहा जाता है स्वर्ण मंदिर, जो कि कहाँ पर है? अमृतसर में स्थित है। 2026 में एशियाई खेलों का आयोजन कौन करेगा? तो 2026 में एशियाई खेलों का आयोजन करेगा हमारा जापान। अमजद अली खान एक भारतीय साहित्य संगीतकार हैं जो क्या बजाते हैं? तो अमजद अली खान ये हमारे शरोद वादक हैं। क्या बजाते हैं? शरोद वादक हैं। तो चलिए हम करते हैं अपने जीके को रिवाइज और फिर पढ़ेंगे हम कंप्यूटर। पहला क्वेश्चन क्या था? सरदार सरोवर बांध किस पर है? तो सरदार सरोवर बांध है हमारी नर्मदा नदी पर। महिला छोड़ो, ये कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो इसरो क्या करती है? सैटेलाइट को लॉन्च करती है। नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और ये क्या करती है? इक्विटी डिविडेंड्स वगैरह करती है। और गिरीश चंद्र इसके अध्यक्ष हैं। RBI इसकी स्थापना 35 में हुई थी। ये क्या करती है? विदेशी मुद्राओं का आरक्षण करती है। और इसके अभी CEO कौन है? CEO कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। अब आता है PFRDA, ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं करती है, पेंशन देती है। तो पेंशन के लिए बनाया गया था पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी और इसके प्रमुख अभी CEO कौन है? तो इसके CEO हैं हमारे सुप्रीतम जी। किस शहर में भारत का सुनियोजित शहर कहा जाता है? तो अच्छे से बनाया गया है, सुनियोजित किया गया है। तो चंडीगढ़, रॉक गार्डन भी वहीं पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में नहीं है। तो नेहरू स्टेडियम है, रूप सिंह स्टेडियम है, होलकर स्टेडियम है, लेकिन बारामती कटक में स्थित है। 370 जो अनुच्छेद था वो किससे संबंधित था? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। कोरल रीफ हमें कहाँ देखने को मिलेगी? तो वो मिलेगी हमें रामेश्वरम में। ऑर्किड राज किसको कहा जाता है? तो ऑर्किड राज कहा जाता है हमारे अरुणाचल प्रदेश को। जॉर्ज कैसल महल किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो ये है हमारे माधवगढ़
माधव राष्ट्रीय उद्यान में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1551 में हुआ था। निम्नलिखित में से 2016 में सबसे ज्यादा रियो ओलंपिक में किसने पदक जीते थे? तो ये जीते थे हमारे अमेरिका ने। जब लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा विद्यालय कहाँ पर है? तो लक्ष्मीबाई शासकीय विद्यालय है हमारा ग्वालियर में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। कर्नाटक डैश शहर भारत की सिलिकॉन वैली कही जाती है? तो हमारे जो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इकबाल पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उर्दू में रचना करने के लिए दिया जाता है। नाखून कला और नाखून पेंटिंग के लिए वाजिद अली खान को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? होशंगाबाद में लगते हैं। भारत के डैश के नाम पर कोई हवाई अड्डा नहीं है? तो महात्मा गांधी के नाम से कोई भी हवाई अड्डा नहीं बनाया गया है। भारत में फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है? फ्लाइंग सिख है हमारे मिल्खा सिंह। एशियाई गेमों में स्वर्ण पदक पाने वाली पहली मुक्केबाज महिला कौन थी? तो हमारे एशियाई गेमों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली थी हमारी मैरी कॉम। बांदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कर्नाटक में स्थित है बांदी राष्ट्रीय उद्यान। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को। हरमंदिर साहब जिनका सिखों का एक पवित्र गुरुद्वारा है, यह कहाँ पर है? तो ये है हमारे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है और अमृतसर में स्थित है। 2026 में एशियाई गेम कहाँ होंगे? तो एशियाई गेम होंगे हमारे जापान में। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो जो अमजद अली खान है वो बजाते हैं हमारा सरोद। नेक्स्ट आता है हमारा जनरल कंप्यूटर। पहला है निम्नलिखित में कौन सी लेयर वन डिवाइस का उपयोग सिंगल लेन सेगमेंट द्वारा कवर्ड एरिया को एनालाइज करने के लिए किया जा सकता है? तो ऐसी कौन सी फर्स्ट डिवाइस है या फिर लेयर फर्स्ट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम लेन सेगमेंट द्वारा कवर्ड एरिया को एनालाइज करने के लिए करते हैं? तो ये करते हैं हम किसका प्रयोग? हब का प्रयोग और रिपीटर का प्रयोग। रिपीटर और हब का प्रयोग हम किसी भी मतलब डिवाइस को सिंगल लेन सेगमेंट द्वारा कवर्ड एरिया को एनालाइज करने के लिए करते हैं, हब का और रिपीटर का। MS पावर पॉइंट 2007 में विकल्प हाइड स्लाइड का क्या उपयोग करते हैं? तो जब हमारी स्लाइड को हमें हाइड करना है तो क्या कर देंगे? प्रेजेंटेशन के दौरान सिलेक्टेड स्लाइड को हाइड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड स्लाइड है तो प्रेजेंटेशन के दौरान सिलेक्ट स्लाइड को हाइड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। HTML में प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैग का प्रयोग किया जाता है? तो HTML में हमें कमांड दी जाती हैं, तो हमें प्री फॉर्मेटेड जो टेक्स्ट होते हैं उनको डिस्प्ले करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्री फिर टिक टिक टिक, ये तो हमें याद ही नहीं होती तो स्लैश फिर से प्री कर देंगे तो हमारे क्या हो जाती हैं? ये टैग का उपयोग किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए। क्या? प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्टैंडर्ड पैरेलल कम्युनिकेशन को नियंत्रित करता है? तो पैरेलल कम्युनिकेशन को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है IEEE 1284 IEEE 1284 हमारे पैरेलल कम्युनिकेशन को नियंत्रित करता है। HTML में इमेज के लिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट कैसे ऐड की जाती है? तो हमें कोई भी इमेज के लिए अल्टरनेटिव कोई टेक्स्ट ऐड करनी है तो हम क्या करते हैं? तो इमेज देखो जो हमारा पहला है इमेज को इज इक्वल टू फिर हमारा http://www.google.com/logo.png इतना हो गया। फिर इसके बाद से होते हैं कनेक्ट, है ना। तो पहले क्या आएगा? अल्ट, पूरा अल्टरनेट नहीं लगाते, अल्ट इज इक्वल टू लोगो ऑफ वेबसाइट का प्रयोग किया जाएगा। अल्ट टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट की नहीं करनी है, इमेज करनी है तो अल्ट इज इक्वल टू लोगो ऑफ वेबसाइट का प्रयोग किया जाएगा। लाइनक्स में आपके द्वारा टाइप की गई पूरी लाइन को मिटाने तथा नई लाइन शुरू करने लेकिन नया फॉर्मेट डिस्प्ले नहीं होता, उसके लिए कौन सा संकेत देना पड़ता है? तो मतलब हमारे लाइनक्स में हमें पूरी जो हमने टाइप की है लाइन उसको हमें पूरा मिटाना है और नई लाइन शुरू करना है लेकिन हमें नया फॉर्मेट डिस्प्ले नहीं करना है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम @ का प्रयोग करते हैं। मतलब पूरे लाइन को मिटानी है, नई लाइन पे जाना है लेकिन हमें फॉर्मेट को डिस्प्ले नहीं करना है तो हम @ का प्रयोग करते हैं। एक्सेल 2007 में आप
फॉर्मेट प्रिंटर को डैश के द्वारा ऑफ करने के लिए पहले किसका अनेक बार प्रयोग कर सकते हैं? तो MS एक्सेल 2007 में आप फॉर्मेट प्रिंटर को डैश के द्वारा ऑफ करने से पहले कितनी बार इसका प्रयोग कर सकते हैं? तो हम फॉर्मेट प्रिंटर बटन पर डबल क्लिक करके इसका प्रयोग करते हैं। तो हमें यदि फॉर्मेट प्रिंटर का प्रयोग करना है, प्रिंटर का प्रयोग करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट प्रिंटर के प्रयोग के लिए हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा, अनेक बार प्रयोग कर सकते हैं। MS एक्सेल में वर्कबुक डैश का संग्रहण होती है। हमारी जो वर्कबुक होती है वो वर्कशीट तथा चार्ट का एक क्या होती है? संग्रहण होती है। वर्कशीट और चार्ट का संग्रहण होती है वर्कबुक। किसी IP एड्रेस में डिफ़ॉल्ट के आधार पर सर्वाधिक होस्ट एड्रेस उपलब्ध होता है। तो सबसे ज़्यादा होस्ट जो एड्रेस होता है वो किस पर उपलब्ध होता है? वो एक पर उपलब्ध होता है, ए पर उपलब्ध होता है। MS वर्ड में Ctrl+T किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+T का प्रयोग करते हैं हम हैंगिंग इंडेंट के लिए। इंडेंट क्या होते हैं? मतलब जो हमारी ऊपर से एक रोलर होता है ना, उससे हम अपनी लाइन को ऊपर आगे पीछे खिसका सकते हैं, इसको इंडेंट कहा जाता है, इंडेंट। लेकिन हमारी जो पहली वाली लाइन होती है, फर्स्ट लाइन को छोड़कर उसके नीचे की जितनी भी लाइनें होती हैं उन सभी को इंडेंट करना क्या कहलाती है? हैंगिंग इंडेंट कहलाती है। निम्नलिखित में से क्या प्रचलित डॉस आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है? तो डॉस पर आधारित हमारी स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? तो ये है हमारा लोटस 123। लोटस 123 है जो कि डॉस पर आधारित एक स्प्रेडशीट का पैकेज है। लाइनक्स में फाइल सेव करने और एडिट मोड में बने रहने के लिए VI एडिटर के साथ किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो लाइनक्स में हमें फाइल को सेव करना है, मतलब रक्षित करना है, और एडिटिंग मोड पर बने रहना है, तो हम VI एडिटर में किस कमांड का प्रयोग करेंगे? तो इसका प्रयोग करेंगे हम W का प्रयोग करेंगे, :W का प्रयोग करेंगे कि वो सेव हो जाएगा और हम एडिट मोड पर बने रहेंगे और उसको और एडिट कर सकते हैं। कंप्यूटरिंग टर्मिनोलॉजी में किस शब्द का उपयोग उस कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रकटन के लिए किया जाता है जो कंप्यूटर के भीतर के कंपोनेंट के मध्य डाटा ट्रांसफर के लिए किया जा रहा है? तो कोई भी हमारा कंप्यूटर के अंदर भीतर कंपोनेंट में डाटा का ट्रांसफर कर रहा है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बस। MS वर्ड 2007 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये क्या है? तो हमारे जो पेज का ओरिएंटेशन होता है तो वो दो प्रकार से होता है, एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। MS DOS में कमांड टाइम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक मान्य है? टाइम का जो कमांड दी जाती है वो किससे संबंधित है? तो ये है हमारी टाइम कमांड का उपयोग सिस्टम टाइम को डिस्प्ले करने के लिए, उस में हुए बदलाव को लागू करने के लिए किया जाता है। टाइम फॉर्मेट को config.system फाइल में कंट्री सेटिंग में बदलाव करके परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब हम उसकी सेटिंग में जाकर भी उसकी कंट्री को सेटिंग कर देंगे तब भी वो चेंज हो जाएगा उसका टाइम। MS DOS में हम टाइम को 12 घंटे से 24 घंटे के प्रारूप में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। उपरोक्त हम सभी कर सकते हैं। हम टाइम कमांड का प्रयोग या टाइम के संबंध में हम कौन कौन से बदलाव कर सकते हैं? तो टाइम कमांड का उपयोग करके हम सिस्टम में टाइम को डिस्प्ले कर सकते हैं और उसमें बदलाव को लागू कर सकते हैं। टाइम फॉर्मेट को हम कॉन्फ़िगर सिस्टम में फाइल में जाकर उसकी कंट्री सेटिंग में भी बदलाव कर सकते हैं। उसके 24 घंटे से 12 घंटे और 12 घंटे से 24 घंटे में भी हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। नया वर्ड टेम्पलेट डॉक्यूमेंट वर्जन 2 MS ऑफिस 2007 और इसके आने वाले में रिक्रिएट करने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट को वांछित स्लाइड में फॉर्मेट तथा डैश करना होगा। यदि हमें नया वर्ड टेम्पलेट डॉक्यूमेंट बनाना है तो हमें अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसमें वांछित स्लाइड पर क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट करना पड़ेगा और डैश करना होगा। तो हम फॉर्मेट तथा डॉक्यूमेंट को .docx फाइल के रूप में रक्षित करते हैं। डॉक्यूमेंट को .docx फाइल के रूप में रक्षित करते हैं। डैश विंडोज में टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए किस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना पड़ता है? तो यदि हमें टास्क मैनेजर को ओपन करना है तो हम क्या करते हैं? Ctrl+Alt+Delete डेल कर देंगे तो हमारा कंट्रोल मैनेजर ओपन हो जाता है, टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। Ctrl+Alt+Del का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। MS DOS में
रिक्त डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? जो हमारी डायरेक्टरी रिक्त हैं उनको हमें डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं? RD प्रयोग करते हैं। कौन सी कमांड देते हैं? RD का प्रयोग करते हैं। HTML में अरेबिक न्यूमेरल लिस्ट क्रिएट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो HTML में अरेबिक न्यूमेरल लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? कोष्टक OL टाइप = 1 का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? अरेबिक न्यूमेरल लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। OL टाइप का प्रयोग करते हैं हम। किसी वेबसाइट का फ्रंट या फिर जो मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो किसी वेबसाइट का जो मुख्य पेज या फ्रंट पेज होता है उसे होम पेज कहा जाता है। कमांड राउटर A configuration/line CON0 आपको उसके बाद क्या करने की सुविधा प्रदान करता है? तो जो हमारा रूट 1 है ये हमें क्या देता है? अपने कंसोल पासवर्ड बनाने की परमिशन देता है। ये अपने कंसोल में पासवर्ड बनाने की अनुमति देता है। एक्सेल 2007 में डैश का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है। तो MS एक्सेल 2007 में डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है। तो ये था हमारा XLSX का प्रयोग हम एक्सेल में डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है। पावर पॉइंट 2007 में कस्टम शो क्या कहलाता है? तो कस्टम शो कहलाते हैं प्रेजेंटेशन के भीतर प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कस्टम शो का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंटेशन के भीतर प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए हम कस्टम शो का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में Ctrl+End का प्रयोग हम किस में करते हैं? तो Ctrl+End का प्रयोग करते हैं कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचाने के लिए। कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचाने के लिए हम Ctrl+End का प्रयोग करते हैं। चलिए हम कंप्यूटर को करते हैं फिर से रिवाइज। पहला क्वेश्चन क्या था कि हमारी कौन सी लेयर है जो कि डिवाइस का उपयोग हम सिंगल लेन सेगमेंट द्वारा कवर्ड एरिया को एनालाइज करने के लिए करते हैं। हमारा पूरा एरिया कवर्ड है, हम उसको एनालाइज करने के लिए कर रहे हैं लेन सेगमेंट में। तो वो होती है हमारे 2 से हम कर सकते हैं, हब से और रिपीटर से। दूसरा क्या था हमारा? हाइड स्लाइड का जो ऑप्शन है पावर पॉइंट में या फिर पावर प्रिंट में, MS पावर प्रिंट में जो हाइड स्लाइड का ऑप्शन है उसमें क्या करते हैं? तो जो हमारी प्रेजेंटेशन चल रही है उस प्रेजेंटेशन के दौरान किसी भी सिलेक्टेड फाइल को हाइड करने के लिए या फिर स्लाइड को हाइड करने के लिए हम हाइड स्लाइड का प्रयोग करते हैं। HTML में डीफॉर्मेटेड टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है? तो यदि हमें डीफॉर्मेटेड टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले करना है तो हम क्या करते हैं? // प्री कोष्टक बंद का प्रयोग करते हैं। ये वाली कमांड उसमें दी जाती है। कौन सा स्टैंडर्ड पैरेलल कम्युनिकेशन को नियंत्रित करता है? तो पैरेलल कम्युनिकेशन को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं? IEEE 1284 का प्रयोग करते हैं। HTML में इमेज के लिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट कैसे ऐड करना है? तो हमें अल्टरनेटिव के टेक्स्ट को ऐड करना है तो पूरा अल्टरनेट यूज नहीं करते, अल्ट का प्रयोग करते हैं। देखो इसमें ऑप्शन मतलब ये तो पूरा सेम है लेकिन हमें इस साइड के देखना है। तो अल्टरनेट + लोगो ऑफ वेबसाइट, तो ये गलत है क्योंकि हमें पूरा अल्टरनेट नहीं करना है, अल्टरनेट टेक्स्ट नहीं करना है, अल्टरनेट टेक्स्ट नहीं करना है, सिर्फ अल्ट का प्रयोग करके लोगो ऑफ वेबसाइट कर देंगे। लाइनक्स में आपको टाइप की गई लाइन को मिटाना है और नई लाइन शुरू करना है। इसके लिए आपको कौन सा संकेत का प्रयोग करना पड़ेगा? तो हमें पूरी लाइन को मिटाना है और नई लाइन शुरू करनी है, लेकिन हमें अपना जो फॉर्मेट है उसको डिस्प्ले नहीं करना है तो हम @ का प्रयोग करेंगे। MS एक्सेल 2007 में आप फॉर्मेट प्रिंट को डैश के द्वारा ऑफ करने के लिए का अनेक बार प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? फॉर्मेट प्रिंट को हमें उपयोग करना है और अनेक बार उसका उपयोग करना है बंद किए बिना। बंद करने से पहले तो हम इसमें क्या करते हैं? डबल क्लिक करते हैं। तो आप क्या करेंगे? फॉर्मेट बटन मतलब पेंटर बटन पर डबल क्लिक करेंगे। वर्कबुक MS एक्सेल में जो वर्कबुक होती है वो क्या होती है? तो वर्कबुक होती है वर्कशीट और चार्ट का संग्रहण होती है। किस IP एड्रेस में डिफ़ॉल्ट के आधार पर सर्वाधिक होस्ट एड्रेस उपलब्ध होते हैं? तो IP एड्रेस में डिफ़ॉल्ट के आधार पर जो होस्ट एड्रेस होता है वो होता है 1। होस्ट एड्रेस उपलब्ध होता है 1 A। MS वर्ड में जो Ctrl+T होती है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये होती है हमारी हैंगिंग इंडेंट के लिए।
निम्नलिखित में क्या डॉस आधारित स्प्रेडशीट का पैकेज है? तो लोटस 123 हमारा स्प्रेड जो डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट का पैकेज है। लाइनक्स में फाइल सेव करने और उन्हें एडिट मोड पर बने रहने के लिए VI एडिटर के साथ किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो फाइल सेव करने और एडिटिंग मोड पर बने रहने के लिए हम VI एडिटर के साथ किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो हम :W का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटरिंग टर्मिनोलॉजी के किस शब्द का प्रयोग हम कम्युनिकेशन सिस्टम के प्रकटन के लिए करते हैं? मतलब हमें किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या करना है? प्रकटन करना है, जो कि कंप्यूटर के भीतर कंपोनेंट के मध्य डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो कंपोनेंट के अंदर, किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो हमारा डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है बस। MS वर्ड 2007 में पोर्ट्रेट और जो लैंडस्केप होता है वो क्या होता है? तो पोर्ट्रेट और जो लैंडस्केप होता है वो होता है प्रेजेंट, मतलब पेज ओरिएंटेशन। MS डॉस में कमांड टाइम का संदर्भ में हम कैसे मान्य कर सकते हैं? तो हमें टाइम की कमांड देनी है MS डॉस में, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए टाइम कमांड का प्रयोग हम सिस्टम के डिस्प्ले में कर सकते हैं, उनको बदल भी सकते हैं। टाइम फॉर्मेट को हम कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट, मतलब सिस्टम में जाके फाइल में भी हम उसकी कंट्री की सेटिंग कर सकते हैं। 24 घंटे से 12 घंटे, 12 घंटे से 24 घंटे में उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। उपरोक्त हम सभी काम कर सकते हैं टाइम से। यदि हमें नया टेम्पलेट डॉक्यूमेंट में अपने डॉक्यूमेंट को अवांछित स्लाइड में फॉर्मेट करना है तो क्या करेंगे? तो हम इसके लिए क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट को .x फाइल में रूप में रक्षित करेंगे। क्या करेंगे? हम उसको फॉर्मेट को डॉक्यूमेंट .x फाइल में संरक्षित करेंगे। विंडोज़ में यदि आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें Ctrl+Alt+Del का प्रयोग करना पड़ेगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है CPU। डॉस में रिक्त डायरेक्टरी यदि हमें डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो जितनी भी डॉस में जो रिक्त होती हैं, खाली डायरेक्टरी वगैरह रखी हुई हैं, तो हम RD के द्वारा उनको हटा सकते हैं। HTML में अरेबिक न्यूमेरल लिस्ट क्रिएट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो HTML में अरेबिक और न्यूमेरल लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम करते हैं OL टाइप = 1 का प्रयोग। किस वेबसाइट का फ्रंट या मुख्य व्यू पेज क्या कहलाता है? किसी वेबसाइट का जो फ्रंट पेज या फिर मुख्य पेज होता है उसे होम पेज कहा जाता है। कमांड राउटर A कॉन्फ़िगरेशन/लाइन कॉन्फ़िगरेशन 0 को किसके बाद क्या करने की सुविधा देता है? तो जो 0 है इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हमारे अपने कंसोल पासवर्ड बना सकते हैं। MS एक्सेल 2007 में डैश का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है। तो एक्सेल 2007 आया, उसका एक अलग एक्सटेंशन था, तो क्या था हमारा? .xlsx। MS पावर पॉइंट 2007 में कस्टम शो क्या करता है? जो कस्टम शो होता है यह प्रेजेंटेशन के भीतर भी हमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। MS वर्ड में यदि हम Ctrl+End का प्रयोग कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? तो ये हमें हमारे कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाएगा। यदि इसके साथ हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब हमारी आएगी क्या? मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन। शीर्ष प्रबंधक स्तर पर डैश को बिक्री एवं मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन होता है। तो जो हमारा शीर्ष प्रबंधक स्तर होता है उस पर विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बाजार का अनुसंधान करना। क्या करना? बाजार की रिसर्च करना। कौन करता है? ये शीर्ष प्रबंधन करता है, जो कि विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली का समर्थन करता है। तो ये क्या कर रहा है? बाजार का अनुसंधान कर रहा है, रिसर्च कर रहा है बाजार पर। चालू परिसंपत्तियां किसका उदाहरण होती हैं? तो चालू परिसंपत्तियां मतलब हम कभी भी इनको खर्च कर सकते हैं ना। तो जो हमारी तालिका या जो माल सूची होती है वो क्या होती है? हमारी चालू परिसंपत्तियां होती हैं। इमारत, भूमि और सुनामी थोड़ी ना हमारे यहाँ वहां जा रही है, चालू परिसंपत्तियां थोड़ी ना है। वित्तीय विवरण को मुख्य रूप से तैयार किया जाता है। जितना भी वित्तीय विवरण होता है उसको हम कैसे तैयार करते हैं? विभिन्न हितधारक या जो स्टेक होल्डर होते हैं उनके लिए हम वित्तीय विवरण को मुख्य रूप से तैयार करते हैं। अग्रदाय प्रणाली या फिर जो फ्लोट का डैश के मामले में अनुगमन किया जाता है। तो हमारा अग्रदाय प्रणाली या जो फ्लोट होता है उसको हम किसके अनुगमन कर सकते हैं? तो खुदरा रोकड़ बही में उसका क्या कर सकते हैं? अनुगमन कर सकते हैं। फ्लोट का आगम दाय प्रणाली का हम किस में अनुगमन कर सकते हैं? रोकड़ बही में।
अगर निवल वर्तमान मूल NPV इज स्मॉलर देन 0 होता है तो आप क्या निरूपित कर रहा है? तो इसमें जो निवल वर्तमान मूल है वो 0 से कम है, तो ये क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है कि NPV प्रारंभिक निवेश से कम है। क्या है ये? NPV प्रारंभिक निवेश से कम है। निम्नलिखित विशेषताओं में से किसे नेतृत्व के स्वाभाविक घटक के रूप में जाना जाता है? तो नेतृत्व का स्वाभाविक घटक क्या होता है? तो ये होता है हमारा प्रत्यायोजन, ये डेलीगेटिंग कहलाता है। नेतृत्व करने का जो स्वाभाविक घटक होता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यायोजन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन एक संपत्ति लेखा है? तो कौन सी संपत्ति का लेखा है? तो ये होगी हमारी बिल्डिंग अकाउंट या निर्माण खाता। क्या है? एक संपत्ति लेखा है, संपत्ति का लेखा है कौन सा? हमारी बिल्डिंग अकाउंट। डैश पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऐसा कौन है जो कि पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होते हैं हमारे शीर्ष प्रबंधक। बैड डेब्ट्स या जो बुरे ऋण होते हैं वो किस में प्रदर्शित किए जाते हैं? तो बुरे ऋण हमेशा लाभ हानि के डेबिट पक्ष में प्रदर्शित किए जाते हैं। किसमें? लाभ हानि के डेबिट पक्ष में इनको क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। कार्यशील पूंजी इंगित करती है। जो हमारी कार्यशील पूंजी होती है वो क्या बताती है? कि हमारी व्यापार का दैनिक गतिविधि में प्रबंधन के लिए जो आवश्यक नगद है वो बताती है। कार्यशील पूंजी क्या होती है? जो हमारे व्यापार में दैनिक गतिविधियों के लिए जो प्रबंधन के लिए नगद राशि लग रही है वो हमारी कार्यशील पूंजी होती है। डैश उपभोक्ता जीवन शैली के मापन के विज्ञान और वर्गीकरण को संबोधित करता है। ऐसा कौन सा उपभोक्ता है जो जीवन शैली के मापन के विज्ञान और वर्गीकरण को संदर्भित करता है? तो ये होता है हमारा कौन? साइक्लोग्राफ या फिर मनोव्यक्ति परख। ये क्या करता है? विज्ञान का मापन, जीवन शैली के मापन के विज्ञान और वर्गीकरण को संदर्भित करता है। वित्त परख। एक संगठन दृष्टिकोण में गैप वाइन कहलाता है। तो ऐसा कौन सा संगठनात्मक दृष्टिकोण है जो कि गैप वाइन कहलाता है? तो ये होता है हमारा संचार का एक अनौपचारिक श्रेणी होती है जो कि खुद को विकसित करता है। तो ये गैप वाइन क्या कहलाता है? एक संचार का एक अनौपचारिक सारणी होती है जो कि क्या करती है? खुद को विकसित करने का कार्य करती है। कुल कार्यशील पूंजी किसको संदर्भित करती है? जो कार्यशील पूंजी है मतलब हमारी जो चालू परिसंपत्ति है उसको हम घटा देंगे चालू देय से, हमें जितना देना है, और हमारी परिसंपत्ति जितनी है हम उसको किससे घटा देते हैं? चालू देय से। हमारा फिर क्या बच जाएगा? शुद्ध कार्यशील पूंजी बचेगी। अनौपचारिक संचार पैनल को संदर्भित करता है। ऐसा कौन सा है जो कि अनौपचारिक संचार पैनल को परिभाषित करता है? तो ये होता है हमारा गैप वाइन या आपुष्ट समाचार। एक कंपनी डैश एक कंपनी के लाभ जो शेयरधारकों को विस्तृत किए जाते हैं डैश के हिस्से को संदर्भित करते हैं। तो ऐसा कौन सा लाभ है जो कि शेयरधारकों को दिया जाता है? तो ये होता है हमारा लाभांश। डैश प्रस्तावित एवं परिव्यय और उनके वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक योजना को संदर्भित करता है। तो ऐसा कौन सा है जो कि प्रस्तावित पूंजी के परिव्यय, उनके वित्त पोषण और दीर्घकालीन योजना को संदर्भित करता है? तो ये होता है हमारा पूंजी का आय व्यय। पूंजी का आय व्यय हमारे किसी प्रस्तावित पूंजी का परिव्यय करता है, उसको वित्त पोषित करता है और दीर्घकालीन योजनाओं को संदर्भित करता है। MBO मतलब उद्देश्य आधारित प्रबंधन पद का उपयोग करने के लिए या करने वाले सबसे पहले प्रबंधक विचारक में से एक है। तो ये कौन है? जिनने MBO मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये किसने दिया था? तो ये दिया था हमारे पीटर डकर ने। किसने दिया था? पीटर डकर के द्वारा ये दिया गया था। तुलन पत्र या बैलेंस शीट में सुनाम डैश के द्वारा स्पष्ट होते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या लिखा जाता है? तो इसमें लिखी जाती हैं अमूर्त परिसंपत्तियां। जो सुनाम होती हैं वो क्या होती हैं? अमूर्त परिसंपत्तियां होती हैं। महत्व के आधार पर डैश नियोजन होता है। तो हमारे महत्व के आधार पर नियोजन क्या होते हैं? नियोजन होते हैं एक युक्तिपूर्ण और परिसंचनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? एक युक्तिपूर्ण होते हैं, स्ट्रेटेजिक होते हैं और ऑपरेशनल होते हैं। व्यक्तिगत खाते और नकदी खातों का जो अनुरक्षण है क्या कहलाता है? तो व्यक्तिगत खाते और जो नकदी खाते होते हैं वो क्या होते हैं? एक सरल एकल प्रविष्टि प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? एक सरल एकल प्रविष्टि प्रदर्शित करते हैं। व्यक्तिगत खाते और नगद खाते सरल होते हैं, एकल प्रविष्टि
पद्धति होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सामरिक HRM गतिविधियों के लिए आहताएं प्राप्त करता है? तो HRM गतिविधियों के लिए कौन आहताएं प्राप्त करता है? तो ये करते हैं हमारे संगठन के विकास के लिए महत्वपूर्ण निष्पादन के प्रकार एवं स्तर को संदर्भित करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? वो संगठन के विकास के लिए महत्वपूर्ण निष्पादन के प्रकार और स्तर को निर्धारित करते हैं। डैश असतत पहल जो संदर्भित करती है कि जिनका उद्देश्य निश्चित समय सीमा में मौलिक पुनरूपांकन और बेहतर कार्य करने की क्रिया को प्राप्त करता है। तो ऐसा कौन सा है जो कि असत पहल को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य निश्चित कार्य सीमा में मौलिक पुनरूपण करना होता है, बेहतर कार्य करने की प्रक्रिया को प्राप्त करता है। तो ये क्या है भैया? हमारा पुनः इंजीनियरिंग या फिर पुनः अभियांत्रिकी कहलाता है। बुद्धिमत्ता से क्या अर्थ होता है? बुद्धिमत्ता से अर्थ होता है यह क्या होते हैं? एक दूरदर्शिता का सृजन करता है, समस्याओं को हल करता है और बड़ी मात्रा में जानकारी की व्याख्या करता है। तो ये बुद्धिमत्ता के अर्थ होते हैं। प्रबंधक जो कि लोगों को उच्च निष्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, किस चीज का अच्छा कहलाता है? तो कोई भी व्यक्ति या जो प्रबंधक है वो उच्च निष्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए कहेगा और उन चीजों को पाने के लिए प्रेरित करेगा। तो वो क्या होगा? उसके नेतृत्व करने का गुण है। एक अनुपयुक्त उम्मीदवार को अस्वीकार करने के लिए एक संगठन को किस प्रकार के परिणाम या प्रभाव का सामना करना पड़ता है? तो एक अनुपयुक्त उम्मीदवार को अस्वीकार करने के लिए एक संगठन को एक किस परिणाम या प्रभाव का सामना करना पड़ता है? तो ये सकारात्मक प्रभाव को देखता है। अनुपयुक्त है, उस उम्मीदवार को हटाना है, तो क्या हो गए? सकारात्मक है हमारे संगठन के लिए। चलिए हम मैनेजमेंट को करते हैं फिर से रिवाइज। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा मैनेजमेंट का? पहला क्वेश्चन है शीर्ष प्रबंधक का स्तर पर डैश को बिक्री और मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन क्या कहलाता है? जो शीर्ष स्तर के प्रबंधक होते हैं उनके लिए बिक्री और जो मार्केटिंग सूचना प्रणाली होती है वो क्या करते हैं? तो बाजार का अनुसंधान करते हैं, मतलब बाजार की रिसर्च करते हैं, मार्केट की रिसर्च। चालू परिसंपत्तियां किसका उदाहरण होती है? चालू परिसंपत्ति क्या होंगी? जो हमारी तालिका के माल सूची होगी उसे क्या कहा जाता है? चालू परिसंपत्तियां कहा जाता है। वित्तीय विवरण को मुख्य रूप से कैसे तैयार किया जाता है? जो वित्तीय विवरण होता है वो विभिन्न हितधारकों के शेयर होल्डर के लिए तैयार किया जाता है वित्त का विवरण। अग्रदाय प्रणाली या फिर जो फ्लोट होते हैं वो डेस्क के मामले में अनुगमन किया जाता है। जो फ्लोट या फिर अग्रदाय प्रणाली होती है वो होती है हमारी खुदरा रोकड़ बही। अगर निवल वर्तमान मूल्य, यदि निवल वर्तमान मूल्य NPV इज स्मॉलर देन 0 होता है तो क्या निरूपित करता है कि जो हमारा वर्तमान में या फिर हमने जो प्रारंभिक निवेश किया था उससे हमारा मान क्या हो गया है, या निवेश जो हो गया है वो कम हो गया है। निम्नलिखित विशेषताओं में से किसे नेतृत्व के स्वाभाविक घटक के रूप में जाना जाता है? तो नेतृत्व का स्वाभाविक घटक कहलाता है हमारा प्रत्यायोजन। निम्नलिखित में कौन सा एक संपत्ति लेखा है? संपत्ति का लेखा करना मतलब हमारे जो बिल्डिंग अकाउंट्स हैं उनका या फिर बिल्डिंग अकाउंट्स या फिर निर्माण खाता रखना क्या कहलाता है? वित्तीय लेखा, संपत्ति लेखा कहलाती है। डैश एक पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है। जो शीर्ष प्रबंधक होता है वो पूरे संगठन के लिए फैसले लेता है। बैड डेट्स या फिर जो हमारे बुरा ऋण होते हैं वो किस में प्रदर्शित किए जाते हैं? तो बुरे रेट्स मतलब बुरे ऋण या फिर जो बैड डेट्स होते हैं वो हमेशा लाभ और हानि के डेबिट खाते में लिखे जाते हैं। कार्यशील पूंजी क्या इंगित करती है? तो कार्यशील पूंजी हमें बताती है कि व्यापार की जो दैनिक गतिविधियां हैं उनके प्रबंधन के लिए आवश्यक नगद हमारी कार्यशील पूंजियां होती हैं। डैश उपभोक्ता के जीवन शैली के मापन के विज्ञान एवं वर्गीकरण को संदर्भित करता है। तो किसी भी उपभोक्ता की जीवन शैली के मापन के विज्ञान और वर्गीकरण को संदर्भित करता है। ये है हमारी मनोवृत्ति परख या फिर साइकोग्राफ। एक संगठनात्मक दृष्टिकोण से गैप वाइन क्या कहलाता है? तो गैप वाइन एक वह अनौपचारिक श्रेणी होती है जो खुद को विकसित करता है संचार में। शुद्ध कार्यशील पूंजी क्या होती है? जो हमारी शुद्ध कार्यशील पूंजी होती है तो चालू परिसंपत्तियां माइनस चालू देयताएं माइनस कर दो, हमारी चालू कार्यशील पूंजी निकल आएंगी। औपचारिक संचार चैनल को संदर्भित करता है। कौन सा है जो औपचारिक संचार चैनल को संदर्भित करता है? तो ये है हमारा गैप वाइन। डैश एक कंपनी के लाभ जो शेयरधारकों को विस्तृत किए जाते हैं वह कौन सा हिस्सा होते हैं? तो जो शेयरधारकों को विस्तृत किया जाता है कंपनी का लाभ वो होता है लाभांश।
डैश प्रस्तावित पूंजी परिपक्व और वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक योजना को संदर्भित करती है। तो कौन सी ऐसी वास्तविक पूंजी परिव्यय है जो उसकी वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक योजना को संदर्भित करती है? तो ये है उसकी पूंजी आय व्यय। MBO मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पद का उपयोग करने वाले पहले प्रबंधक कौन थे? तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट, इसको दिया था हमारे पीटर डुकर ने। तुलन पत्र या बैलेंस शीट में जो सुनाम होते हैं कि डैश के रूप में प्रकट किए जाते हैं, तो सुनाम हमारे होते हैं अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में। महत्व के आधार पर नियोजन क्या हो सकता है? तो हमारे महत्व के आधार पर जो नियोजन होता है वह होता है युक्तिपूर्ण और परिचालनात्मक होता है, युक्तिपूर्ण। व्यक्तिगत खातों और नकदी खातों को अनुरक्षण किया जाता है। जो व्यक्ति के खाते होते हैं और जो नकदी के खाते होते हैं उनको हम कहाँ पर अनुरक्षित करते हैं? तो ये सकल एकल प्रविष्टि में एक अनुरक्षण करते हैं। तो सकल एकल प्रविष्टि पद्धति में उनको अनुरक्षण किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सामरिक HRM गतिविधियों के लिए आहताएं प्राप्त करता है? तो HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कौन संदर्भित करता है या फिर प्राप्त आहताएं कौन सी होती हैं? तो ये क्या होता है? संगठन के विकास के लिए महत्वपूर्ण निष्पादन के प्रकार और स्तर को निर्धारित करता है कि संगठन के लिए कौन सा महत्वपूर्ण निष्पादन है और स्तर को निर्धारित करते हैं। डैश असतत पहल को संदर्भित करता है, असतत पहल को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य होता है कि निष्पक्ष समय सीमा में मौलिक पुनर्रूपांकन करना, बेहतर कार्य करने की प्रक्रिया को बताता है। क्या है ये? असतत पहल को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य होता है कि निश्चित समय सीमा में मौलिक पुनर्रूपांकन और बेहतर कार्य करने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो ये होता है हमारा पुनः इंजीनियरिंग या फिर पुनः अभियांत्रिकी। बुद्धिमत्ता से क्या अर्थ होता है? तो बुद्धिमत्ता जो व्यक्ति होता है वह हमेशा दूरदर्शिता का सृजन करता है, समस्याओं को हल करता है और बड़ी मात्रा में जानकारियों की व्याख्या करता है। वो प्रबंधक जो लोगों को उच्च निष्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और किस चीज़ से अच्छा कहलाता है? तो वो हमेशा क्या कर रहा है? लोगों को प्रेरित कर रहा है उच्च निष्पादन के लिए। तो वो होता है हमारा नेतृत्व करने की प्रक्रिया। एक अनुपयुक्त उम्मीदवार को अस्वीकार करने पर एक संगठन को किस प्रकार का प्रभाव का सामना करना पड़ेगा? यदि कोई व्यक्ति उसके लिए संगठन के लिए उपयोगी नहीं है तो हम उसको हटा देंगे या फिर अस्वीकृत कर देंगे, तो वो क्या है? हमारे लिए सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। प्लीज़ गाइस, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।